Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology. Today's our topic of discussion is chemical coordination. We have completed our nervous system, the part of nervous system which is consist upon CNS, PNS, nerve impulse, the functions of the brain, etc. Now we are going to move towards the chemical coordination in which different chemicals are responsible for transportation of message in the form of hormones. So चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Dear students, we are going to study chemical coordination. देखिए chemical coordination जो है वो हम कहते हैं कि इसमें chemicals involve होते हैं. तो ये बात सही है, इसमें chemicals involve होते हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि nervous coordination में तो nerve impulse था, तो chemical coordination में glands शामिल होते हैं. Glands क्या हैं? हम कहते हैं glands are the group of cells which make a tissue organ एक structure बनाते हैं which is responsible for secretion of chemicals. जो chemicals को secrete करते हैं ये glands कहलाते हैं. यानी कि glands को हम कैसे define कर सकते हैं? These are group of cells. ये group of cells जो हैं tissue organ structure बनाते हैं जो कि स्पेसिफिक सीक्रेशंस खारिज करने में इन्वॉल्व होते हैं. सीक्रेशंस खारिज करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं. ग्लैंड्स एक इफेक्टर है, मतलब कि इसको ऑर्डर मिलता है. ऑर्डर जो मिलता है वो कौन देता है? नर्वस सिस्टम देता है. यानी कि नर्वस सिस्टम जो CNS है, CNS central nervous system that gives order to gland and glands group of cells हैं और group of cells secretions खारिज करते हैं and it is acting as effector और ये एक chemical secrete करता है. secretions होती हैं जो आगे कोई ना कोई काम परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्लैंड्स हैं इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं. हमारे पास ग्लैंड्स की क्या मौजूद हैं? टाइप्स मौजूद होते हैं. तो ग्लैंड्स की बहुत सी टाइप्स मौजूद हैं. यहाँ पर जो हमारे काम की हैं वो दो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. एक जो है वो हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक जो है वो हम कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. तो दो तरह से ग्लैंड्स आते हैं. स्टूडेंट्स, जो एक्सो है, एक्सो का मतलब आउटसाइड, एंडो का मतलब इनसाइड. लेकिन फ़र्क ये है कि एक्सोक्राइन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इसमें हम कह सकते हैं ऐसे होते हैं जो कि डक्टेड ग्लैंड हैं. दे हैव स्पेसिफिक डक्ट टू ट्रांसपोर्ट इट्स सीक्रेशंस. दे हैव स्पेसिफिक डक्ट, एक स्पेसिफिक डक्ट होती है विच इज़ टू ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है सीक्रेशंस को. ट्रांसपोर्ट सीक्रेशंस, ये एक स्पेसिफिक डक्ट है. अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड है. कौन से? स्वेट ग्लैंड. स्वेट मतलब जहाँ से पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स. सेम एज इट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. They have specific duct to transport their secretions. अपनी secretions को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक डक्ट होती है. देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें ज़्यादातर secretions जो हैं वो enzymatic होती हैं, मोस्ट enzymatic होती हैं. मे बी these are not enzymatic, हो सकता है कि enzymatic ना भी हों. जबकि एंडोक्राइन की सिक्रेशंस की बात करें तो दीज आर हार्मोन्स. इनकी सिक्रेशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं. एंड दीज आर डक्टलेस. ये कैसे होते हैं? डक्टलेस होते हैं. नो स्पेसिफिक डक्ट टू ट्रांसपोर्ट सिक्रेशंस. नो स्पेसिफिक डक्ट, कोई ऐसा स्पेसिफिक डक्ट नहीं है टू ट्रांसपोर्ट
टू ट्रांसपोर्ट सीक्रेशंस, टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सीक्रेशंस होती हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन हैं दे ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट टू टारगेट सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, टारगेट सेल्स थ्रू ब्लड के थ्रू, यानी कि जो ब्लड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं जो टारगेट सेल्स तक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में शामिल होती हैं। और इसके सीक्रेशंस को, मोस्ट ऑफ द सीक्रेशंस जो हैं वो एंजाइमेटिक हैं, जबकि इसकी बात करें तो ज़्यादातर सारी के सारी सीक्रेशंस को हमने क्या नाम दिया, हार्मोन्स का नाम दिया है। व्हाट आर हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हैं क्या, और हम यहाँ पे किसको पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नॉन एज एंडोकेमिकल कोऑर्डिनेशन, यही केमिकल कोऑर्डिनेशन में हिस्सा लेते हैं और इन्हीं को हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसे हम एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही जिक्र कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, इनकी जो सीक्रेशंस हैं उनको क्या नाम दिया, हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स क्या हैं, केमिकल मैसेंजर हैं। अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो बहुत सी तादाद है, लेकिन हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। 20 एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, 20। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद हैं। इन तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो काम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, इनका काम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, सारे के सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर ली जाए ना तो वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ इट। द वन ऑफ देम इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, टेस्टिस हैं, हाइपोथैलेमस है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स जो हैं यही हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, जी शाबाश, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। और इन्हीं ऑर्गन्स को हम किस नाम से मेंशन करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से मेंशन करते हैं। हाँ, whatever, they are also performing the other functions, but they are also responsible to produce certain hormones which are going to perform specific function in the body. So इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स रोल एंडोक्राइन्स हैं। अच्छा, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन है, हार्मोन कैसे वर्ड से निकला है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है सेटिंग इन मोशन, सेटिंग इन मोशन, सेटिंग इन मोशन, किसी चीज को हरकत में लाना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं टू एक्साइट, यानी कि किसी चीज़ को ऐसे एक्साइट करना, ये इसके रोल में आता है हार्मोन्स का। यानी कि हम कह सकते हैं सेटिंग इन मोशन, या फिर टू एक्साइट, उसको एक्साइट करना, इग्नाइट करना, ताकि वो अपना फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। हार्मोन्स होते हैं, दीज आर, ये जो स्पेसिफिक होते हैं हार्मोन्स, दीज आर ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। इनके नेचर जो अगर देखी जाए तो ये कैसी नेचर के होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर हमने कहा कि इनकी जो नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो वेरी करती है, वेरिंग नेचर, यानी कि दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इनकी नेचर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो होती हैं डू नॉट इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन, डोंट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये इनिशिएट नहीं कर सकते, बल्कि जो ऑलरेडी मौजूद होता है उसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, रेगुलेशन,
इनका पर्पस क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को रेगुलेट करना इनका मेन काम होता है। स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनका होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इनके होते हैं बॉडी के ऊपर। अब ये जो लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं उसमें क्या क्या शामिल है? तो स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बॉडी के अंदर होते हैं, इसकी बात की जाए तो दीज आर मे बी हम कह सकते हैं मेच्योरिटी, ग्रोथ, बॉडी के मल्टीपल फंक्शन जो कि पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं, उन तमाम को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होते हैं। So hormones are Greek word derived from the Greek words. It means to say setting in motion, to excite. These are of the organic compounds of varying nature. They do not initiate a chemical reactions. They are responsible for the regulation of a chemical reaction or a reaction. They affect the long-term effects on the body, like that maturity है, growth है। इस तरह से जितने भी फंक्शंस जो बॉडी में अनलिमिटेड जो है बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने यहाँ पे इसके फंक्शंस को भी देख लेते हैं। हम इसमें कह सकते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी है, दैट इज़ ड्यू टू हार्मोन्स, ये हार्मोन्स की वजह से है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये हार्मोन्स की वजह से है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें ग्रोथ है, हार्मोन्स की वजह से है। जिसमें बॉडी में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का बैलेंस होता है, कैल्शियम का बैलेंस है, सोडियम का बैलेंस है, इस तरह से वाटर बैलेंस है। बहुत से जो बैलेंस रेगुलेशन में आते हैं वो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स जो रोल हैं वो किन के होते हैं? हार्मोन्स के होते हैं। इवन कि आपकी बॉडी जो ग्रो कर रही है उसमें साइज इंक्रीज कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, दिस आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, ये भी हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होते हैं। स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ना कि दीज आर ऑफ द वेरिंग नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लेकिन इनकी नेचर कैसी है? वेरी करती है। सो किस तरह से इनकी नेचर वेरी करती है, इस चीज़ पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं? एलाबोरेट करते हैं। यानी कि वेरिंग नेचर है तो हाउ इट इज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेचर के सब्सटेंसेस जो हैं इसमें लोकेटेड हैं। तो नंबर 1 हम यहाँ पे जो बात कर सकते हैं, दीज आर ऑफ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स डिराइव्स किए होते हैं इन्हीं से, ठीक है, डेरिवेटिव्स हम ऐसे कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। दीज मे बी प्रोटीन्स, हो सकता है कि ये प्रोटीन्स हों, यानी कि नेचर जो है इनकी कैसी हो? प्रोटीन्स जैसी हो। मे बी हो सकता है दीज आर लिपिड डेरिवेटिव्स, ये लिपिड्स पर मुश्तमिल हो या फिर उनके डिराइव किए हुए सब्सटेंसेस में से शामिल हों, लिपिड्स डेरिवेटिव्स। अदर टाइप्स के भी हो सकते हैं लेकिन मेन जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं वो कितनी बना ली हैं? वो 4 इसकी नेचर की बेस पे हमने कैटेगरीज बना ली हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 4 हैं, सबसे पहले हमने बात की है अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जो जस्ट ऑन सिंगल हार्मोन एक अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है और वही जो है वो आगे रोल प्ले कर रहा होता है। एग्जाम्पल अगर हम ले जाए अमाइनो एसिड और इनके डेरिवेटिव्स की, तो हम ये कहते हैं एड्रीनालिन है, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन ये इसमें शामिल होती है। हम इसको एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होती हैं। सो इस तरह से यानी कि मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स जो हैं वो किस में आ सकते हैं? अमाइनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स में शामिल किए जा सकते हैं। जबकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एग्जांपल लें तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हम कह सकते हैं स्मॉल चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। ये जो स्मॉल चेन ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड्स इसमें शामिल होते हैं, दीज आर मे बी ऑक्सीटोसिन जो कि 9 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, ऑक्सीटोसिन है। इसी तरह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसे हम ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम है जिसको हमने वेजोप्रेशन के नाम से मेंशन किया है, वेजोप्रेशन। प्रोटीन्स की बात की जाए तो ये इन नेचर प्रोटीन है। प्रोटीन में आप जानते हैं कि ये एक लॉन्ग चेन होती है पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंसेस की, अमाइनो एसिड की,
और इसकी बात की जाए तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, इंसुलिन है जो कि आप जानते हैं कितनी अमाइनो एसिड 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। ग्लूकागोन है, ये भी एक प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है। तो इस तरह से बहुत से और भी हार्मोन जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर में आ सकते हैं। लिपिड्स डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो ये लिपिड्स इन नेचर होंगे। लिपिड्स में स्पेसिफिकली हम बात कर लेते हैं सेक्स हार्मोन्स की, जैसे कि एस्ट्रोजन शामिल है इसमें, टेस्टोस्टेरोन शामिल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह से एल्डोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है। तो सर्टन और भी हार्मोन्स हैं जो कि इस नेचर में आते हैं। स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जस्ट ओनली ये 1-2 एग्जांपल्स हैं इसके। इसके अलावा भी सर्टन टाइप्स जो हैं वो इसकी हो सकती हैं। अब अगर इनके ओरिजिन की मुतालिक भी पूछा जा सकता है तो वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो या एक एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ये पूछा जाए कि इसमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन इनका सोर्स क्या है, मतलब इनका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन यू नो दैट के लिपिड डेरिवेटिव्स हैं, तो इनका ओरिजिन बेसिकली SER होता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल। तो सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यही आगे इन सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। या इनकी प्रोडक्शन के साइट के मुतालिक पूछा जाए तो आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन जो है ये ओवरी से प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन भी कॉर्पस ल्यूटेरम से प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। अब इंसुलिन ग्लूकागोन की बात की जाए तो दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमसे कहते हैं, उससे इसकी प्रोडक्शन होती है। अब ऑक्सीटोसिन इसकी बात की जाए तो दैट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो हाइपोथैलेमस से होता है। इस तरह से एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन की बात की जाए तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होती है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड हम कह सकते हैं उससे प्रोड्यूस होती है, एड्रीनल ग्लैंड। तो इस तरह से सिर्फ यही हार्मोन्स शामिल नहीं हैं, सर्टन अदर हार्मोन्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं। अब वो कुछ इन नेचर प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ इन नेचर लिपिड्स हो सकते हैं, कुछ इन नेचर पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं, कुछ इन नेचर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं, अमाइनो एसिड जो हैं उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी जो हमने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस ये किया है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होती क्या है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने कहा कि ये ग्लैंड्स की मदद से होती है। बेसिकली CNSE जो है वही ऑर्डर करता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सीक्रेशंस खारिज करते हैं और ग्लैंड्स एक इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। इसकी 2 टाइप्स हमने यहाँ पे मेंशन की है। वैसे इसकी टाइप्स जो है ऑटोक्राइन, एपोक्राइन और बहुत सी और भी टाइप्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन जो कि डक्टेड होते हैं, स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू टारगेट सेल्स तक सीक्रेशंस को पहुँचाते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इस तरह से बाइल प्रोड्यूस करने वाले जो हैं, लिवर की हम बात कर रहे हैं उसमें तो एंजाइम्स नहीं होते। इस तरह से हम बात करें पेंक्रियाटिक, तो जो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो एक्सोक्राइन में होता है, और इसमें मोस्टली सिक्रीशंस एंजाइमेटिक हो सकती हैं, प्रोटीनियस हो सकती हैं, जो कि मतलब मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व हैं। जबकि एंडोक्राइन हमने कहा कि डक्ट लेस हैं, ये अपने कोई स्पेसिफिक डक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होती, और जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये टारगेट सेल्स तक, ये हम कह सकते हैं थ्रू ब्लड के थ्रू जो है भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। मतलब कोई डक्ट नहीं है, अपने सिक्रेशंस को ब्लड में सिक्रेट करते हैं और ब्लड जो है उससे ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। सो इनकी सिक्रेशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन्स ही केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन को इस काबिल बनाते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन आपस में हो सके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप्स के हैं, जिनमें सर्टन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हार्मोन जो है ये हम कहते हैं ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है सेटिंग इन मोशन, टू एक्साइट करना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं, वेरिंग नेचर के होते हैं, ये खुद ब खुद केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं करते, दीज आर फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ग्रोथ है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
तो इनकी नेचर की बात कीजिए तो दीज आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द इन नेचर, ऑर्गेनिक नेचर। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हैं, इस तरह से लिपिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। सर्टन और भी टाइप्स इसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन मेजर जो है वो हमने यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मेंशन किया। इनके अलावा भी और हार्मोन्स इन्हीं नेचर में आ सकते हैं, वो आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आपको समझ आ चुकी होगी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में 2 तरह के ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इन दोनों के डिफरेंट तरह से सीक्रेशंस हैं। हम यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन दिस कि हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। देयर इज 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। चंद एक यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।